प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मान्य श्रोतागण, आज के व्याख्यान चर्चा में मेरी ओर से भी आप सभी को नमन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, आज की व्याख्यान चर्चा में एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, उक्त विषय एमएससी केमिस्ट्री रसायन शास्त्र पूर्वार्ध सेमेस्टर प्रथम से लिया गया है। उक्त विषय इकाई तृतीय से रासायनिक गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से प्रश्न पत्र 30 से चुना गया है। आज के व्याख्यान को जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको पुनः दोहरा देना चाहते हैं। उक्त विषय का नामकरण है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। उक्त विषय एमएससी पूर्वार्ध रसायन शास्त्र के सेमेस्टर प्रथम से प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय के रूप में चुना गया है। इकाई तृतीय से रासायनिक गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान को अग्रसित करने से पूर्व इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़े हुए प्रमुख अभिग्रहित प्रमुख बिंदुओं पर हम रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए विगत वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करते हैं और उन विगत वीडियो से जुड़े हुए आज का जो महत्वपूर्ण व्याख्यान है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो इस रासायनिक अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों के सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मूलभूत सिद्धांतों को फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया वेग रासायनिक गतिकी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परिभाषा है। अभिक्रिया की कोटि अणुसंख्यकता, छद्म कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं और इनको प्रभावित करने वाले प्रदर्शित करने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारी मात्राओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। पुनः रासायनिक अभिक्रिया वेग क्या होता है इसको मैं संक्षिप्त में दोहरा देना चाहता हूँ। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है ऐसी स्थिति में क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों का सांद्रताओं का समय के सापेक्ष परिवर्तन जो है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग को 4 प्रकार से जो है हम प्रदर्शित कर सकते हैं। 1:1 प्रथम परिस्थिति में, n/m में इसका मान क्या होता है उसको भी रासायनिक गतिकी के पिछले वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके अलावा वियोजन की मात्रा के रूप में अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से परिकलित किया जाता है, इसके साथ साथ जो है आंशिक दाब के रूप में गैसों के लिए अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से परिकलित किया जाता है। संक्षिप्त में पुनः उन्हीं अभिग्रहितों को संक्षिप्त में दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें 1:1 में रासायनिक गतिकी में क्रिया कारकों क्रियाफलों के लिए अभिक्रिया वेग का मान किस प्रकार से परिकलित किया जाता है। इसके लिए माना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें क्रिया कारक केस प्रथम में परिस्थिति प्रथम में 1:1 में रूप में उपस्थित होते हों, तो ऐसी स्थिति में यदि क्रिया कारक को क्रियाफल A+B बराबर C+D के रूप में प्रदर्शित किया जाए और यदि C, C, B, C, D जो है क्रमशः A, B, C और D क्रिया कारकों और क्रियाफलों की सांद्रताओं को निरूपित करें, ऐसी स्थिति में जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर संपन्न होती बढ़ती है, ऐसी स्थिति में क्रिया कारकों की सांद्रताओं के मान घटते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के मान जो है प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है क्रियाफलों की सांद्रताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रक्षित की जाती है। ऐसी स्थिति में धनात्मक मान प्रदर्शित किए जाते हैं। यदि सांद्रता और समय के मध्य कोई गतिक प्रोफाइल यदि हम आरेखित करते हैं, ऐसी स्थिति में जो गतिक आरेख जो है क्रिया कारकों के लिए उच्चिष्ट बिंदु से प्रारंभ होता है, क्योंकि क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता के मान उच्च प्रक्षित किए जाते हैं। प्रारंभ में जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है क्रिया कारकों की सांद्रता का मान घटता हुआ जाता है, क्रियाफलों की सांद्रता का मान उत्तरोत्तर वृद्धि प्रक्षित की जाती है। प्रारंभ में उत्पादों अथवा क्रियाफलों की सांद्रता के मान जो प्रारंभ में निम्नलिखित बिंदु से प्रारंभ हो रहा था, ऐसी स्थिति में जैसे जैसे अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है बढ़ती है, ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रियाओं के जो सांद्रताओं के मान वृद्धि प्रक्षित की जाती है और क्रियाफलों की सांद्रताओं में धनात्मक मान जो है प्रक्षित की जाती है। इस प्रकार से 1:1
1:1 में क्रियाकार को क्रियाफलों के लिए रासायनिक अभिक्रिया वेगों के मान परिकलित किए जाते हैं। अब बारी आती है द्वितीय परिस्थिति में। ऐसी स्थिति में जब n/m में जो है क्रियाकारक और क्रियाफलों के में उपस्थित हों, ऐसी स्थिति में टक्करों के सिद्धांत में, संक्रमण अवस्था सिद्धांत में स्टेरिक जो कारक है, त्रिविन्यासी बाधा, वहाँ पर जब हम इन रासायनिक अभिक्रिया के वेगों से जुड़े हुए प्रमुख अभिग्रहों को प्रत्यक्ष रूप से हम इनको वर्णित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राय विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति, संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि n/1 में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनकी अभिक्रिया वेगों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। तो रासायनिक गतिकी में एक मूलभूत सिद्धांत, एक सरल सा सिद्धांत है। उस सामान्य सिद्धांत के अनुसार जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया n/m में संपन्न होती है, क्रियाकारक और क्रियाफल जो है n/1 के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक क्रियाकारक के लिए, प्रत्येक क्रियाफल के लिए उनके अभिक्रिया वेगों के मान परिकलित करते समय प्रत्यक्ष ये ध्यान रखा जाता है कि उनसे प्रत्यक्ष रूप से मोलों की संख्याओं के मान जो है भिन्नात्मक रूप में परिकलित किए जाते हैं। और शेष सिद्धांत क्रियाकारकों के लिए ऋणात्मक चिन्ह और क्रियाफलों के लिए धनात्मक चिन्ह का मान परिकलित किए गए थे। जैसा हमने पिछले जो रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए हमने A और B जो है N1 N2 और M1 M2 के रूप में जो एक रासायनिक अभिक्रिया का चुनाव किया था। रासायनिक विज्ञान में, भौतिक रसायन में कई इस तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं ज्ञात है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करना, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करना, ये तमाम वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें जो है आप देखेंगे कि n/m में जो है क्रियाकार और क्रियाफल आपस में भाग लेते हैं और उसी अनुपात में क्रियाफल का निर्माण करते हैं। जब हमसे पूछा जाता है ये कोई टक्करों के सिद्धांत में या संक्रमण अवस्था सिद्धांत में या निरपेक्ष अभिक्रिया वेग सिद्धांत के अंतर्गत जब हम वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से हम वर्णित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राय विद्यार्थी जो है सही तरीके से जो प्रतीक सूत्र उस क्रियाकारक अथवा क्रियाफल से संबंधित प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो अब ये जरूरी हो जाता है, ये आवश्यक हो जाता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो तो सर्वप्रथम हम उस क्रियाकारक अथवा क्रियाफल के लिए सही रूप से, यथार्थ रूप से जो है अभिक्रिया वेग का सूत्र लिखें, तभी जाकर के हमें सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरा वाला हमारे पास में जो है वियोजन की मात्रा के रूप में एक खास अहम सवाल जो है कई बार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ऐसी स्थिति में जो है वियोजन की मात्रा के रूप में तृतीय परिस्थिति के अंतर्गत जो इनके मान किस प्रकार से परिकलित किए जाते हैं। तो हमने कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, x जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया वियोजन की मात्रा उपस्थित मोलों की संख्या का कुछ वो अंश जो रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेता है उसको वियोजन की मात्रा कहा जाता है और इसको x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमने पिछले रासायनिक बल गतिकी से जुड़े उस धारणा पर हम आप सभी विद्यार्थियों का MSc सेमेस्टर प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें हमने जो t विशेष समय के संगत हमने जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मान परिकलित किया था। ऐसी स्थिति में जितने भी स्थिरांक राशि थी उन स्थिरांक राशियों का अवकलन का मान 0 प्रेक्षित किया जाता था और चौंकाने वाले जो परिणाम जो है हमने जो परिकलित किए थे और प्रत्येक क्रियाकार को क्रियाफलों के लिए वियोजन की मात्रा के रूप में तमाम क्रियाकार को क्रियाफलों के लिए चाहे सांद्रता घटे या सांद्रता बढ़े dx/dt समान वियोजन की मात्रा के रूप में अभिक्रिया वेग के मान परिकलित किए थे। एक अन्य परिस्थिति हमारे पास में जो आंशिक दाब के रूप में भी थे कि यदि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या टक्करों का सिद्धांत है या कोई संक्रमण अवस्था सिद्धांत है या इससे जुड़े हुए अन्य जो चेन रिएक्शन है, उन चेन रिएक्शन में H2Br2 वाली है, H2Cl2 वाली है, इन HCl HBr की जो श्रृंखला अभिक्रिया में जो है हम वहाँ पर जो जब इन आंशिक दाब के रूप में जो अभिक्रिया वेग के मान में जो परिकलित करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राय विद्यार्थी जो है जब उस रासायनिक अभिक्रिया में जो आंशिक दाब के रूप में अभिक्रिया का वेग का मान किस प्रकार से लिखा जाता है, पुनः वहाँ पर जो है वो गलत तरीके से इसको पेश करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को। तो सबसे पहले मैं आपके सभी के सम्मुख एक बात सुस्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ऐसी स्थिति में यदि क्रियाकारक और क्रियाफल यदि उसमें द्रव अथवा ठोस अवस्था में उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में सांद्रताओं को सक्रिय द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और वहाँ पर जो है आप देखेंगे वृहद जो है वृत्त कोष्ठक के रूप में, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में, बड़े कोष्ठक के रूप में उस क्रियाकारक
अथवा क्रियाफल को रख करके उसकी सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि द्रव और ठोस रूप में क्रियाकारक ये क्रियाफल उपस्थित हों और उनकी सांद्रता को मोल प्रति लीटर के रूप में दर्शाया जाता है। अब बारी आती है, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होने में ऐसी स्थिति में उन क्रियाकारकों अतः क्रियाफलों के लिए जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। ये तमाम वो रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें क्रियाकारक और क्रियाफल जो है गैसीय प्रावस्था के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब बारी आती है कि इनके अभिक्रिया वेगों के किस प्रकार से परिकलित किए जाएं, जैसा कि हम टक्करों के सिद्धांत में, संकर्मवस्था सिद्धांत में और त्रिविन्यासी स्टेरिक फैक्टर में, इस कारक में हम इनमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जरूरी हो जाता है कि रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए आप देखेंगे इस मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत आंशिक दाब के रूप में किस प्रकार से जो है इनके अभिक्रिया वेगों को प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों का एमएससी सेमेस्टर प्रथम के केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के समस्त विद्यार्थियों का इस ओर ध्यान दिलवाना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैसीय अवस्था में जो है आप देखेंगे यदि उसमें क्रियाकारक उपस्थित होता है, ऐसी स्थिति में आंशिक दाब के रूप में गैसों के अड़गति सिद्धांत के अनुसार जो है गैसों की सांद्रताओं को जो है उनके आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और तदनुरूप मूलभूत सिद्धांत रासायनिक गतिकी के प्रयोग में लेते हुए क्रियाकारकों के लिए जो है ऋणात्मक चिन्ह और क्रियाफलों के लिए जो है धनात्मक चिन्ह को प्रयोग में लेते हुए तदनुरूप चाहे n अनुपात वाली हो चाहे 1:m वाली हो, सिर्फ जो है आपको वृत्त कोष्ठक की जगह सक्रिय द्रव्यमान वाले सांद्रता की जगह पर जो है आपको जो है P जो भी क्रियाकारक है उस आंशिक दाब का मान लिख करके और तदनुरूप जो है ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह क्रियाकारकों क्रियाफलों का प्रयोग में करते हुए तदनुरूप आपको जो है उसका अवकलन रूप में उक्त मात्रा को उक्त मान को जो है प्रदर्शित करके उसके अनुरूप जो है क्रियाकारकों क्रियाफलों के अभिक्रिया वेगों के मान को परिकलित किया जाता है। अब बारी आती है हमारे पास में अगला वाला मूलभूत सिद्धांत है कि रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब प्राय विद्यार्थी जो एमएससी रसायन शास्त्र में जो अध्ययनरत होता है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग, यद्यपि आप इसको छोटी कक्षाओं में इसको अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जब प्राय विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो हम यहाँ पर उनको प्रत्यक्ष रूप से जो हम यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं। लेकिन ये जरूरी हो जाता है मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुल कितने कारक हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है कभी भी किसी भी वक्त जो है उनका स्मरण आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्राय विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो उनका सीमित आंसर होता है, सीमित जवाब होता है, सीमित उत्तर होता है। 1 या 2 कारक वो जो है अपने जवाब में जो है पेश करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लगभग 6 या 7 कारक जो है एक ऐसे कारक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल किया गया है। इन क्रमबद्ध तरीके से ताप है जिससे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, दाब है, आयतन है, सांद्रता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति है, ध्रुवीय माध्यम है, और इसके अलावा जो क्रियाकारकों की प्रकृति कैसी है, इसके अलावा जो है रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति कैसी है, इन तमाम पीएच का मान कितना, इन तमाम 6-7 बिंदुओं पर जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को मान को जो है परिभाषित किया जाता है, ताकि जब हम रासायनिक जो टक्करों के सिद्धांत के आधार पर, संक्रमण अवस्था के सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया वेग का या वेग नियम को हम परिकलित करेंगे, वहाँ पर हम इनको प्रत्यक्ष रूप से जो है हम इसको जो है प्रयोग में लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले हमारे रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत में तापमान की क्या भूमिका होती है। प्राय विद्यार्थी एक संक्षिप्त में एक जो है एकल रेखा में जब मुझसे पूछा जाता है कि तापमान बढ़ाने पर जो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मान किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो उनका जवाब होता है कि तापमान बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। लेकिन इसके पश्चिम भाग में जो है इसके पीछे जो है रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए कौन कौन से बिंदु है, सिद्धांत है और रासायनिक हलचल है, गतिविधियां हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तापमान बढ़ाने पर बढ़ते हैं। ये सिर्फ हम प्रत्यक्ष रूप से जो अंतिम जो जवाब पेश करते हैं, इसको जुड़ने से पहले कई तरह के जो पदों में होकर के ये जवाब गुजरता है कि ताप बढ़ाने पर रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जब किसी भी रासायनिक तंत्र में जब क्रिया कारकों को लिया जाता है तो हम ये सिद्ध करना जा रहे हैं, साबित करना जा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग तापमान बढ़ाने पर जो है अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है। कि रासायनिक तंत्र में क्रिया कारकों हम लेते हैं, क्रिया कारकों लेने के पश्चात में जब उसको तापमान ऊष्मा प्रदान की जाती है, ऐसी स्थिति में जो है आप देखें वो रासायनिक तंत्र में क्रिया कारकों का आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप जो है कई तरह की रासायनिक गतिविधियां, रासायनिक हलचल जो है प्रेक्षित की जाती है, रासायनिक घटनाएं प्रेक्षित की जाती है। उन रासायनिक घटनाओं को प्रेक्षित करने के उपरांत आप देखेंगे अणुओं के मध्य जो है कई तरह की जो है स्वतंत्रता की कोटि जो है अस्तित्व में आती है, जिनमें स्थानांतरण कोटि है, घूर्णन की कोटियाँ हैं, इसके अलावा कंपन की कोटियाँ हैं। तो 3 प्रकार की यहाँ पर जो शाम पट्टे में लिखी है, आप देखेंगे टक्करें भी उत्पन्न होगी, टक्करें बढ़ेगी, स्वतंत्रता की कोटि, घूर्णन की कोटि, कंपन की कोटि, तमाम कोटियाँ स्वतंत्रता की कोटियाँ जो उत्पन्न हो करके गति ऊर्जा का मान बढ़ाते हैं और गति ऊर्जा का मान बढ़ाने के उपरांत जो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। पहले प्रावस्था में जो है हमने इसको जो है सुपरिभाषित किया है। अब बारी आती है कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में यह भी प्रेक्षित किया गया जब ताप का मान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है दुगुना प्रेक्षित किया जाता है। एक चौंकाने वाला परिणाम हमारे सामने आता है। यहाँ पर देखेंगे इसको हम रासायनिक बल गतिकी के आधार पर एक महत्वपूर्ण भौतिक रसायन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण राशि के आधार पर इसको ताप को भी हम अभिक्रिया वेग से इस प्रकार से संबंधित दर्शाते हैं। T डिग्री सेल्सियस पर माना कि वेग इस तरह का मान KT है और T+10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया वेग का मान जो है आप देखेंगे यहाँ पर KT+10 है, या इसको यूं भी कर सकते हैं व्युत्क्रम में युग में T डिग्री सेल्सियस पर KT और T+10 डिग्री सेल्सियस पर वेग इस तरह का मान KT है। दोनों का अनुपात जो है 2 से 3 जो है वृद्धि 2 से 3 गुणा प्रेक्षित किया जाता है। तो ये अनुपात जो है ताप गुणांक कहलाता है। एक अन्य रूप जो है T डिग्री सेल्सियस पर वेग इस तरह KT, T+10 डिग्री सेल्सियस वेग इस तरह का मान KT+10, दोनों का जो अनुपात होता है KT+10 KT बराबर जो होगा 2 से 3, इसको ताप गुणांक कहा जाता है। तीसरा जो कार्य है कि जिसके आधार पर अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर करता है, आरएनएस समीकरण के आधार पर भी इसको सुपरिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर आरएनएस का समीकरण K बराबर A और E की घात जो माइनस E/RT होती है। E यहाँ पर ये सकंड ऊर्जा है, R गैस स्थिरांक है, T तापमान है और K जो है यहाँ वेग स्थिरांक है। तो प्राय विद्यार्थी अनभिज्ञ होते हैं कि वेग स्थिरांक और ताप के मध्य भी कोई महत्वपूर्ण विज्ञान से जुड़ी एक समीकरण भी होती है। तो ये समीकरण K बराबर A E/RT के आधार पर दर्शाई जाती है। और आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये आरएनएस समीकरण तापमान और वेग के मध्य किस प्रकार से संबंध दर्शाती है। इस महत्वपूर्ण समीकरण को समीकरण नंबर 2 के द्वारा सुपरिभाषित किया गया है। इसका हम E आधार पर लॉग लेते हैं तो ln K बराबर ln मान E/RT समीकरण नंबर 3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जब इस लॉग को लघु गुणों को जो है 2.303 से गुणा करेंगे तो ये 10,000 ये लॉग के रूप में प्राप्त होगा। हल करने पर समीकरण नंबर 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार समीकरण नंबर 4 के आधार पर प्रथम दृष्टया जो है ये सिद्ध किया गया, साबित किया गया तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इस प्रकार से 3 प्रावस्था के आधार पर, 3 अभिक्रियाओं के आधार पर अभिक्रिया वेग को तापमान के आधार पर निर्भरता को सुपरिभाषित किया जाता है। पहला जो देखेंगे आप गति ऊर्जा के आधार पर, दूसरा देखेंगे आप ताप गुणांक के आधार पर, तीसरा जो है आरएनएस के समीकरण के आधार पर। आरएनएस समीकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु, अभिगृहित इससे जुड़े हुए जो गणनात्मक मान है, न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स को आने वाले व्याख्यानों में हम कक्षा में लेकर के उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। पुनः आप सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद, आभार और नमस्कार।